हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्टडी विद जिया में आपका स्वागत है। और मैं जिया आज फिर से एक नए चैप्टर के साथ आपके साथ हूँ। आइए हम लोग आज शुरू करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता। आप लोग को ये पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो इसके कई नाम हैं। और जैसे इसको सिंधु सभ्यता भी बोला जाता है, इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है, और इसको हड़प्पा संस्कृति का मतलब भी बोला जाता है। और इस हिसाब से इसके कई नाम हैं। ठीक है। तो तो इस हिसाब से देखा जाए कि इसके 3 नाम पड़े कैसे। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता देखिए जब स्टार्टिंग में जब खोज हुई तब बहुत सीमित क्षेत्र में कुछ स्थल मिले, तो जिससे पता चला कि ये जो सभ्यता है वो बहुत मतलब कुछ ही जगह पर है। लेकिन जब धीरे-धीरे और खोज होता गया, उत्खनन होता गया, तो देखा गया कि ये जो क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे इसकी खुदाई हुई, तो और भी स्थल मिले। और लेकिन ये ज़्यादा स्थल जो है वो सिंधु नदी के ही आसपास मिले, और थोड़ा सिंधु नदी से दूर भी मिले। तो देखिए, घाटी जो होती है, घाटी का मतलब होता है कोई नदी जहाँ से बहती है, मतलब बड़ा हिस्सा उसका एक बड़ा हिस्सा यानी उस पूरे क्षेत्र को, जैसे बनास नदी घाटी हो गई, नर्मदा नदी घाटी हो गई, गंगा नदी घाटी हो गई। तो इसका मतलब यही है कि घाटी मतलब कि उस उसके आसपास के जितने भी क्षेत्र, तो उन सबको लिया जाएगा इसमें। तो इस वजह से सिंधु नदी के आसपास या उससे दूर भी जो क्षेत्र बने, उससे फिर ये सिंधु सभ्यता इसका मतलब सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम दिया गया। ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि ये सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता है क्या। देखिए, प्राचीन भारत में या विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता की अगर बात करी जाए, तो वो तो है सुमेरियन सभ्यता। वो क्या है, वो सुमेरियन सभ्यता है। लेकिन सबसे पुरानी और विकसित सभ्यता की अगर बात करी जाए, तो वो होगी हड़प्पा सभ्यता। ये जो हड़प्पा सभ्यता है ना, ये सबसे पुरानी और सबसे विकसित है। विकसित इन द सेंस कि आज के टाइम में भी मतलब तब के ज़माने में लोग पक्की ईंटों के घर बना के रह रहे हैं। इनकी नगर व्यवस्था देख लीजिए, इनकी जल निकासी व्यवस्था देख लीजिए, इनका व्यापार देख लीजिए, इनका उद्योग देख लीजिए, इनका धर्म संप्रदाय देख लीजिए। हर चीज़ में कोई जात पात का कोई बहुत लक्षण नहीं मिलता है, कोई ऊंच नीच का भी बहुत लक्षण नहीं, बहुत प्रमाणित नहीं हो पाया है कि कोई ऊंच नीच की भी व्यवस्था, मतलब कोई ऊंच नीच की भी कोई प्रथा थी, कोई जातिवाद भी था, कुछ भी नहीं था। बहुत स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी। तो इतनी अच्छी सभ्यता आगे चल के विलुप्त हो गई। मतलब ये जान लीजिए कि आगे चल के ये सभ्यता पूरी तरीके से विलुप्त हो जाएगी। और और ये सब जो हुआ है वो इस वजह से हुआ है क्योंकि अनुकूल वहाँ पर अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं रह गई, सूखा पड़ने लगा। इस वजह से आगे चल के ये सभ्यता विलुप्त हो जाएगी। और फिर से सोचिए, जो नगरीय सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता में बदल जाएगी, विलुप्त हो जाएगा। और आगे हम पढ़ेंगे वो वैदिक सभ्यता आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं फिर से। तो ये है कि जैसे जैसे वही मैंने कहा कि विश्व की सबसे पुरानी जो सभ्यता है वो सुमेरियन है। लेकिन सबसे विकसित सभ्यता की बात करी जाए तो वो है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। अब अगर लिपि की बात करें, तो इसकी जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। क्या थी? भाव चित्रात्मक थी। और जो इनकी लिपि में जो ज़्यादा मतलब इनकी लिपियाँ जो पाई गई हैं वो ज़्यादा ईंटों पर है, मनकों पर है, मृतभांडों पर भी है। और ज़्यादातर जो मुहरें मिली है ना, मुहर जो नहीं होती है, अरे जैसे अपने लोग के यहाँ मुहर एक होता है ना, एक स्टम्प टाइप का, तो वो मुहरें जो है वो सेलखड़ी की ज़्यादा हुआ करती थी। सेलखड़ी भी आई थिंक ये मिट्टी टाइप का ही कुछ है। ठीक है। और जितने भी चित्र बने हैं, चित्र ज़्यादातर वो मछली के थे। इनके यहाँ हो सकता है कुछ शुभ माना जाता रहा हो, तो मछली के चित्र यहाँ ज़्यादा मिले हैं। और उसके बाद में ये जो भाव चित्रात्मक है लिपि, ये भाव चित्रात्मक जो लिपि है, ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी, और बाएं से दाएं मतलब दाएं से बाएं भी। पहले लोगों ने कहा कि ये दाएं से बाएं लिखी जाती है, फिर कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ये बाएं से दाएं लिखी जाती है। तो ये तो देखिए एक मतलब विवाद का मुद्दा बन गया कि भाई दाएं से बाएं है कि बाएं से दाएं है, क्योंकि अभी तो पढ़ा गया नहीं है। इसीलिए पढ़ा नहीं गया है, इसीलिए तो इसको आद्य सभ्यता भी कहते हैं। आद्य आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी इसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो है साहित्यिक साक्ष्य भी मिले हैं, पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं, लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सका है। इसी तरह वैदिक सभ्यता भी है, साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है। तो ये भी आद्य इतिहास में ही आएगा। आगे देखिए, इस जो दाएं से बाएं और बाएं से दाएं जो लिखी जाती है, इसको ब्रिस्टोफेडन शैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको ब्रिस्टोफेडन शैली बोलते हैं। और ये जो सभ्यता है ये एक नदी घाटी सभ्यता है। ठीक है। नदी घाटी सभ्यता है। और दूसरी बात, नदी घाटी कुछ और भी सभ्यताएं हैं, जैसे कि होंगो नदी घाटी सभ्यता, सुमेरियन मेसोपोटामिया हो गई, सिंधु नदी घाटी सभ्यता हो गई, ये सब सभ्यताएं। अब थोड़ा सा इसमें देखिए काल विभाजन देख लेते हैं, समय देख लेते हैं। ये सभ्यता कब पनपी, कब विकसित हुई, इसका समय क्या था, किन लोगों ने किस किस ईसा पूर्व को बताया कि इसका समय हुआ करता था। तो चलिए शुरू करते हैं। ये यहाँ पर सामान्यतः जो लोग कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम था
वो 2350 से 1750 बीसी है। यही लोग कहते हैं कि 2350 से 1750 है। लेकिन कुछ इतिहासकार हैं जो ये कहते हैं, जैसे कि मैके हैं, मैके बोलते हैं कि ये नहीं, ये 2800 से 2500 बीसी है। ठीक है। फिर उसके बाद में ये डीपी अग्रवाल हैं, ये कहते हैं नहीं, ये 2350 से 1750 है। ओके। मार्शल साहब एक हैं, वो कहते हैं, जॉन मार्शल, ये बोलते हैं कि 3250 से लेके 1750 है, मतलब एकदम शुरू से लेके एकदम अंत तक। फिर मार्टिन व्हीलर साहब बोलते हैं कि ये 2500 से 1700 है, 2500 से सॉरी 1500 तक, 1500 बीसी तक। ठीक है। डीपी अग्रवाल हो ही गए। तो इन लोगों ने कुल मिला के ये कहा, लेकिन जो सबसे मान्य है, जो सबसे ज़्यादा सर्वमान्य मत है, वो यही है कि 2350 से 1750, 2350 से 1750। ओके। अब पुरातात्विक जो इसकी खोज की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि सिंधु सभ्यता की खोज कैसे क्या हुआ। तो पुरातात्विक खोज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये जो सभ्यता है वो मतलब इसकी जो उस समय महानिदेशक जो थे वो जॉन मार्शल थे। इन्हीं के जॉन मार्शल महानिदेशक जो थे वो जॉन मार्शल थे। जॉन मार्शल के ही अंतर्गत अंतर्गत जो कराया गया था वो ये दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी, ये दो लोग ऐसे थे जिन्होंने मतलब इनके अंडर में रह के रिसर्च वो सब किया, उत्खनन वगैरह का काम किया। और उसके बाद फिर इसका जो नामकरण जो पड़ा है वो वो मतलब पहली बार नामकरण जो पड़ा है वो पहली बार इसका नाम जो था वो हड़प्पा था। फिर नाम चेंज होकर, नहीं, हड़प्पा संस्कृति, फिर नाम चेंज होकर सिंधु घाटी सभ्यता हो गया। ठीक है। अच्छा, पहले सबसे पहले खोज किसकी हुई? सबसे पहले खोज हुई हड़प्पा की, फिर खोज हुई मोहनजोदड़ो की। तो सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र ही होने के नाते इसको पूरी तरीके से क्या कह दिया गया कि ये सिंधु घाटी सभ्यता ही है। ठीक है। इसलिए फिर हरियाणा के आसपास भी 1947 से 40 में भी फिर से एक और ज़्यादा खोज हुई, जैसे बनवाली वगैरह। तो वहाँ भी मतलब 1500 से ज़्यादा, अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो 1500 से ज़्यादा स्थल खोजे जा चुके हैं। और हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा स्थल जो खोजे गए हैं वो अ, यहाँ पे गुजरात में सबसे ज़्यादा है। ठीक है। अब सिंधु और गंगा का जो क्षेत्र है, ये नदी जो कुल मिला के जो घाटी है वो विकसित हुई है सिंधु और गंगा के क्षेत्र में। ठीक है। इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता या कांस्य सभ्यता भी। अब यहाँ पे तामा और कासा, तामा प्लस कासा, ये दोनों को मिला के अब ये बनेगा। ठीक है। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा धातु यूज़ करी गई है तामा और कांसे का यूज़ किया गया है। हाँ। अब ये जो, लेकिन ये जो इसका जो काल विभाजन मतलब कालक्रम है वो अगर कार्बन डेटिंग विधि से देखा जाए तो जो पूर्व हड़प्पा का चरण है वो 3500 से लगभग 2600 के आसपास तक है। ठीक है। और जो परिपोक हड़प्पा है वो 2600 से 1900 बीसी तक है। और उत्तर उत्तर हड़प्पा जो है वो 1900 से 1300 बीसी है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। ठीक है। अब आइए हड़प्पा के विस्तार के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका जो विस्तार है वो वो पाकिस्तान में, भारत में एक तो पंजाब, दूसरा सिंधु, फिर बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र के भागों में पाया जाता है। यहाँ पर मतलब उत्खनन हो चुका है। ठीक है। इस सभ्यता का जो फैलाव है वो उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेके दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक पूरा फैला हुआ है। ठीक है। और पश्चिम में मकराना जो समुद्र तट से लेकर मकराना के समुद्र तट से लेके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ तक ये फैला हुआ है। ठीक है। इस सभ्यता का सर्वाधिक जो पश्चिमी पूरा स्थल है वो सुतकांडे डोर है। ठीक है। जो बलूचिस्तान में है। और पूर्व में अगर देखा जाए तो आलमगीरपुर है, और उत्तर में मांडा है, और दक्षिण में दाइमाबाद है। यानी उत्तर में मांडा, इधर पश्चिम में सुतकांडे डोर, और पूर्व में हो गया आलमगीरपुर, और दक्षिण में हो गया दाइमाबाद। ठीक है। ये जो सभ्यता है ना ये त्रिभुजाकार है। अगर देखा जाए ये सभ्यता कैसी है तो ये त्रिभुजाकार है। और इसका जो क्षेत्रफल है वर्तमान में अभी ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास का है। वर्तमान में इसका जो क्षेत्रफल है वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास का क्षेत्र है। इस सभ्यता के विस्तार के आधार पर ही स्टुअर्ट पिगट एक साहब है, उन्होंने कहा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी इन्होंने कहा। मतलब स्टुअर्ट पिगट जो थे इन्होंने कहा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्या है, ये एक जुड़वा राजधानी है। ठीक है। अब यहाँ पे सिंधु सभ्यता के कुछ मतलब इन्होंने कहा कि भाई जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं वो कौन लोग हैं, ये कौन आया और कौन इतना बसा के चला गया, कौन लोग आए थे, सिंधु सभ्यता के निवासी जो थे वो कौन थे। तो इसके बारे में देख लीजिए। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रवर्तक थे या मूल संस्थापक थे, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब मत
देखिए हम लोग ये बात कर रहे थे कि जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं, ये कौन लोग हैं भाई? ये ऑस्ट्रेलाइट थे, मंगोलाइट थे, या फिर भूमध्य सागरीय थे? ये कौन लोग थे? तो अगर मतलब पूरी तरीके से देखा जाए तो मुख्यतः 4 जातियाँ थीं जिनको बताया गया कि भाई ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट है, ये भूमध्य सागरीय है, और अल्पाइन है, और मंगोलाइट है। वो किस आधार पर कहा गया? क्योंकि यहाँ पर कंकाल तंत्र पाए गए हैं, जिसके आधार पर यहाँ के खंडारों में कंकाल तंत्र पाए गए हैं, जिसके आधार पर ये पता किया गया है कि 4 जातियाँ जो थी यही थी मूलतः। और उसके बाद फिर आमतौर पर यही धारणा है कि मोहनजोदड़ो के लोग जो है मुख्यतः भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। आम धारणा तो यही है, आमतौर पर लोग यही कहते हैं। तो ये आमतौर पर यही बात करी जा रही है कि ये जो यहाँ के लोग थे वो मूलतः भूमध्य सागरीय थे। ठीक है। अब देखिए, किसी प्रजाति विशेष द्वारा सिंधु सभ्यता के प्रवर्तन और स्थापन करने के लिए जो मेन कुछ मतलब पूरा मतलब ये नहीं बताया गया है इसमें कि जो मेन सिंधु घाटी सभ्यता बसाया, ये मतलब बसाया गया जो मेन इसके कर्ता धर्ता थे वो कौन थे। इसमें थोड़ा सा विवाद है, मतभेद है, लेकिन तो भी सिंधु सभ्यता के प्रवर्तकों में कहा जाता है कि ये द्रविड़ थे, ये सुमेरियन थे, ये असुर थे, कि ये क्या थे, दास थे। मतलब यहाँ पर क्या था इसके बारे में कोई अभी विशेष जानकारी तो नहीं मिली है, परंतु अधिकांश विद्वान जो है वो यही कहते हैं कि ये द्रविड़ थे। ये क्या थे? ये द्रविड़ थे। ठीक है। अब उसमें कुछ विद्वानों के वो हैं, विचार हैं, जो कि एक तो लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र बोलते हैं कि ये आर्य थे। ठीक है। गार्डन चाइल्ड है, वो कहते हैं भाई सुमेरियन, ये सुमेरियन के थे। और राखल दास बनर्जी बोलते हैं कि ये द्रविड़ थे। और व्हीलर साहब बोलते हैं कि ये दास थे या दस्यु थे। ठीक है। अब सिंधु घाटी के जिन नगरों की खुदाई की गई है उन्हें मतलब कई भागों में बांटा गया है। एक तो केंद्रीय नगर, दूसरा तटीय नगर या पत्तन, और तीसरा अन्य नगर। ओके। तो केंद्रीय नगर जो थे मतलब एक राजधानी टाइप के, उसमें तो यही थे, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, यही सब थे, धौलावीरा है, ये सब काफ़ी बड़े थे, ये बड़ी बस्तियाँ थी। तो पहले हम हड़प्पा की बात कर लेते हैं कि हड़प्पा था क्या आखिर। ठीक है। तो देखिए, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित एक मॉन्टेसरी है, मॉन्टेसरी जिला है, जो कि रावी नदी के किनारे, रावी नदी के बाईं तट पर बसा हुआ है, जिसको कहा जाता है कि भाई यहाँ से हड़प्पा की खोज हुई है। ठीक है। हड़प्पा के टीले और यहाँ पे मतलब जो भी अवशेष मिले हैं उसकी जानकारी 1826 में कोई मेसन नाइपी चार्ल्स मेसन थे जिन्होंने दिया था। ओके। फिर 1921 में दयाराम साहनी ने इसका सर्वेक्षण फिर से किया, और 1921 में 1923 के आसपास इसका उत्खनन हो गया, और फिर ये जो सभ्यता है हड़प्पा वो सबके सामने आ गई। ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर जो टीला था, एक तो पूर्व टीला और एक पश्चिम टीला था। तो जो जो पश्चिम टीला था वो थोड़ा दुर्ग टाइप का था, और पूर्वी टीला जो था वो थोड़ा नीचे था। तो इससे कुछ और नहीं, इससे एक चीज़ ये पता चलती है कि भाई ऐसा क्यों रहा होगा। ऐसा तो नहीं था कि ऊंच नीच का कोई भेदभाव रहा हो, कि भाई जो राजा महाराजा है वो ऊपर निवास करेंगे और जो आम जनता है वो थोड़ा नीचे निवास करेगी। ऐसा तो नहीं था, हो सकता है रहा हो, लेकिन अभी कुछ बहुत क्लियर नहीं बताया जा सकता है। ठीक है। यहाँ पे एक मतलब एक आवास भी मिला है, यहाँ पे कब्रिस्तान टाइप की चीज़ें हैं, जिसमें से एक समाधि मिली है, जो समाधि कहा जाता है R37 समाधि यहाँ पे मिली है। ओके। और आवास और दस्तकारी के मंच कर्मचारियों के लिए आवास की भी व्यवस्था का मतलब एक रूम मिला है, और यहाँ से एक अन्नागार भी मिले हैं। ठीक है। सिंधु सभ्यता में अभिलेख मोहर भी सर्वाधिक मतलब हड़प्पा से ही मिली है सबसे ज़्यादा, और हड़प्पा में 2 कमरे वाले बैरक भी मिले हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा यहाँ पर, जिसको उर्वरा की देवी भी बताया जाता है। और पीतल का बना हुआ एक इक्का गाड़ी भी, पीतल का बना हुआ इक्का गाड़ी, और ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे। ठीक है। गेहूं और जौ के दाने भी यहाँ से मिले। तो ओवरऑल हड़प्पा में यही सब चीज़ें हैं, जैसे कि मान लीजिए पुरोहित आवास भी मिला है, और दूसरी बात यहाँ पर स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा मिला है, जिसको उर्वरा की देवी, R37 समाधि भी मिली है। और ये मॉन्टेसरी जिला में रावी नदी के किनारे बाएं तट पर बसा हुआ है, और इसकी खोज जो करी थी वो दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है। अब देख लीजिए मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है। मृतकों का टीला इसको कहा जाता है, और इसकी सबसे पहले खोज 1922 में करी किसने? राखल दास बनर्जी ने। ठीक है। मोहनजोदड़ो का आशय है मतलब सार्वजनिक स्थल जो है वो बहुत ज़्यादा, यहाँ पर एक विशाल स्नानागार है, यही यहाँ पर सबसे ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर विशाल स्नानागार है, और एक मतलब एक दुर्ग टाइप का है। उसके बाद में इस विशाल स्नानागार को तो मतलब मार्शल साहब जो थे वो एक आश्चर्यजनक कहते हैं, ये एक निर्माण की गई कुछ मतलब स्थलाकृति है। ठीक है। तत्कालीन विश्व की बहुत आश्चर्यजनक स्थलाकृति है। विशाल स्नानागार भी मिला है, और दूसरी बात है यहाँ पर क्या मिला है? एक महाविद्यालय का भवन मिला है, एक स्तूप भी मिला है।
मोहनजोदड़ो में एक स्तूप मिला है, महाविद्यालय का भवन मिला है, कांसे की नर्तकी मिली है, एक पुजारी की प्रतिमा मिली है और मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति भी मिली है। कुंभकारों के 6 भट्टे भी मिले हैं और सूती कपड़े का भी साक्ष्य मिला है। हाथी दांत के कपालखंड भी मिले हैं, मतलब हाथी का कपालखंड। ठीक है। उसके बाद कुओं से प्राप्त एक कंकाल भी मिला है, घोड़े के दांत और गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, तो ये सब है। उसके बाद चहुदुड़ो से है। चहुदुड़ो से क्या मिला है, थोड़ा सा मतलब मेकअप की चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा मिली हैं। जैसे कि इस संस्कृति को पहली बात तो इसकी जो खोज करी गई MG मजुमदार ने किया 1931 में। उसके बाद इसको झूखर जाकर संस्कृति भी कहा जाता है। स्पेशली यहाँ पर मनके और सीप, अस्थियाँ और मुद्रा, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा अलग टाइप, एक कुशल कारीगर की मतलब यहाँ पर वो मिली है कि यहाँ पर बहुत कारीगरी वाली सामग्री मिली है। यहाँ पर सौंदर्य मतलब पद चिन्ह है, सौंदर्य प्रसाधन है, थोड़ा सा विदेशी मुद्राएं भी मिली हुई हैं। तो इस वजह से वक्राकार ईंटों, यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वक्राकार ईंटें मिली हैं। ठीक है, दुर्ग का भी, यहाँ पे किसी भी प्रकार का दुर्ग का अस्तित्व नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा। दुर्ग का अस्तित्व नहीं है तो हो सकता है भाई कि ऐसा कुछ रहा हो कि यहाँ पर सब लोग एक ही बराबर रहे हों, क्योंकि यहाँ पर औद्योगिक नगर टाइप का था, यहाँ थोड़ा कारीगर लोग रहते थे, इस वजह से ये सब चीज़ें नहीं रही हो। अब आइए लोथल। लोथल बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदुस्तान में या इंडिया में। लोथल जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा स्थल पाए गए हैं, वहीं पर सबसे ज़्यादा खुदाई हुई है और इसकी जो खोज करी गई थी वो डॉक्टर SR राव ने किया था 1957 में। ठीक है, ये गुजरात अहमदाबाद जिले यानी गुजरात में भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है, और उसके बाद ये एक बंदरगाह था। ये क्या था, ये गोदीवाड़ा या बंदरगाह था। यहाँ पे जो था, यहाँ पे जो घर थे, उस तरह तो आमतौर पर आप देखेंगे कि मोहनजोदड़ो में क्या है, जो घर है वो मेन रोड के साइड दरवाजे नहीं खुलते थे, लेकिन यहाँ पे क्या था, मेन जो घर के जो दरवाजे थे वो रोड साइड में खुलते थे। ठीक है, और मेन मेन रोड पर खुलते थे। और यहाँ पर और दूसरी बात है, यहाँ पर क्या मिला है, यहाँ पर फारस की एक मुद्रा भी मिली है। तो ये व्यापार का काफ़ी मतलब, व्यापार यहाँ होता था तो हो सकता है फारस वरस की मुद्रा और सील वगैरह यहाँ पे मिली रही हो। दूसरा, पक्के रंगों में रंगे हुए पात्र। ठीक है, पक्के रंगों में रंगे हुए पात्र भी यहाँ से मिले हुए हैं। और एक और दूसरी चीज़ है, ये इसको एक औद्योगिक क्षेत्र भी कहा गया है। यहाँ पर अच्छी बाजार व्यवस्था देखी गई है, मतलब आयात आयात निर्यात का भी काफ़ी मतलब मिलता है कि यहाँ पर लक्षण दिखता है कि यहाँ पे आयात निर्यात सुगम रहा होगा। अच्छी जल व्यवस्था भी यहाँ पर मिलती है, बंदरगाह मिलता है, धान और चावल के यहाँ पे साक्ष्य, बाजरे के भी साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं। एक फारस की मोहर यहाँ पर मिली है, घोड़े की लघु मूर्ति भी मिली है। ठीक है, और 3 युगल समाधान मिला है, यहाँ से 3 युगल समाधान मिला है और अग्निकुंड के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अब कालीबंगा देख लेते हैं। कालीबंगा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा में तो सबसे ज़्यादा, कालीबंगा में क्या है, कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में क्या है, एक पुरातात्विक खोज में मतलब एस घोष ने इसकी खोज करी थी 1953 में। कालीबंगा को प्राक हड़प्पा का स्थल कहा जाता है, इस वजह से क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या था, ये थोड़ी सी विकसित नहीं थी। ये हड़प्पा का थोड़ा ग्रामीण टाइप का एरिया था, यहाँ पर बहुत विकसित नहीं था। यहाँ पे आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो बहुत विकसित अवस्था में नहीं रहेंगी, जैसे कि आपको कच्चे ईंटें मिलेंगी यहाँ पर, और दूसरी बात यहाँ पर आपको जुते हुए खेत मिलेंगे, और जुते हुए खेत के भी साक्ष्य यहाँ पर मिलेंगे। आपको यहाँ पर जनसंख्या, एक अलग टाइप की जनसंख्या मतलब मिलेगी, जो थोड़ा सा मतलब ग्रामीण टाइप की, एक दूसरे से यहाँ पर ऊंच नीच के कोई मतलब ऊंचे नीचे चबूतरे भी यहाँ पर मिलते हैं, हवन कुंड मिलता है यहाँ पर। ठीक है, कब्रिस्तान के भी साक्ष्य मिलते हैं और अच्छी जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी यहाँ पर। भाई ग्रामीण टाइप का था ना, तो अच्छी जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी। प्राक हड़प्पा या हड़प्पा कालीन जो संस्कृतियों के अवशेष यहाँ पर मिले हैं, यानी यहाँ पर हड़प्पा और प्राक हड़प्पा टाइप के दोनों प्रकार के संस्कृतियों के अवशेष मिले हुए हैं। ओके, परवर्ती हड़प्पा संस्कृति का भी यहाँ पर साक्ष्य मिला हुआ है। अब यहाँ पर जब खुदाई करी गई तो यहाँ से भूकंप के भी साक्ष्य मिले, तो ऐसा लग रहा है कि ये सभ्यता 5 बार उजड़ी है और 5 बार बनी है, यानी यहाँ पर 5 स्तर मिले हैं। अब फाइनली यहाँ पर देख लेते हैं क्या है कि बेलनाकार मुहर मिली है, हल के निशान मिले हैं यानी जुते हुए खेत मिले हैं, ईंटों से निर्मित चबूतरे मिले हैं, हवन कुंड मिला है, अग्निकुंड मिला है, और अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है। घरों के निर्माण में कच्ची ईंटों का यूज हुआ है और युगल और प्रतीकात्मक समाधि यहाँ पर पाई गई है। ठीक है, तो ये हो गया कालीबंगा का। अब बनवाली, जैसे बनवाली में भी थोड़ा सा यही था कि थोड़ा विकसित नहीं था, ये भी थोड़ा ग्रामीण टाइप की थी। मतलब RS बिष्ट ने इसकी खोज करी थी, बहुत बाद में खोज हुई थी 1973 में। 1973 में हुई थी। यहाँ पर क्या मिला था, हल्की आकृति मिली है,
तिल सरसों के ढेर मिले हैं, अच्छी किस्म के जौ मिले हैं, सड़कें मिली हैं और नालियों के अवशेष भी मिले हैं। ओके, मन के मातृभूमि की लघु मूर्तियाँ मिली हैं, तो सेलखड़ी की मूर्तियाँ, पक्की मिट्टी की मोहरी, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर। ओके, नाउ अब ये सुतकांड डो सुरकोतरा, तो यहाँ पे क्या है, इसकी जो खोज करी गई है वो जगपति जोशी ने किया है 1964 में। ठीक है, यहाँ पर घोड़े की अस्थियाँ मिली है, देखिए विशेष रूप से यही, और एक विशेष प्रकार का कब्रिस्तान कब्रगाह हमें मिला है। देखिए यहाँ घोड़े की अस्थियाँ मिली हैं, ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में। और ये बता दें कि कौन सा स्थल कौन सी नदी के किनारे, ये भी देख लीजिए। जैसे मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे है, हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है, रोपड़ सतलज नदी के किनारे, मांडा मांडा चिनाब नदी के किनारे है, और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है, लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे है, और सुतकांड डोर जो है वो दाश्क नदी के किनारे है, बालाकोट विरांड विरान नदी के किनारे है। ठीक है, रंगपुर है और फिर बनवाली है, ये सब रंगपुर मादर नदी के किनारे है, बनवाली जो है वो प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे, चौदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, तो ये है। और थोड़ा सा देख लेते हैं धौलावीरा भी। देखिए धौलावीरा से क्या मिला है, धौलावीरा से एक तो स्टेडियम मिले, एक विशाल धौलावीरा आर एस बिष्ट ने की थी 1991 के आसपास इसकी खोज करी है। ये गुजरात के कच्छ जिले में है, भरूच नाम की जगह है, वहाँ से मिला है। धौलावीरा वर्तमान में भारत में खोजे गए हड़प्पाकालीन 2 विशाल नगरों में से एक है। ठीक है, पहला एक तो हरियाणा का राखीगढ़ी है, दूसरा ये धौलावीरा है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या मिला है, यहाँ पर जो नगर है वो 2 भागों में विभाजित है। एक तो किला यानी एक जो किला जो दुर्ग था, और दूसरा एक निचला नगर। ठीक है, आर एस बिष्ट ने क्या बताया है कि यहाँ की जो जनसंख्या थी वो 20,000 थी, और यहाँ पर कोटेदार या पर कोटे रहित भागों में जोड़ते हुए एक मकान यानी एक परिधीय क्षेत्र मिला हुआ है। ओके, तो धौलावीरा जिसे एक मध्यमा नाम भी दिया गया है, प्राचीर की वजह से इसको एक मध्यमा नाम दिया गया, या मध्यम नगर या माध्यमा केवल धौलावीरा में ही पाया गया है। ओके, तो ये सब था। अगर आपको मतलब अच्छा ही लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप देखिए इसको। थैंक यू सो मच।